नमस्कार, क्रिश सिंह आर्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दो बेटे और बहू के होते हुए माँ की यह दुर्दशा कि एक रोटी के लिए मोहताज माँ ने ऐसा क्या किया कि बेटे बहू के होश उड़ गए। कहते हैं औरत ही घर की लक्ष्मी होती है, वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नरक। यह सोचते हुए ही वह रो पड़ती हैं। इसी दिन के लिए बेटों को लाड प्यार से पाला था, लाखों रुपए खर्च करके बेटों को पढ़ाया लिखाया था। बेटे अपने काम और पत्नियों के प्यार में इतने खो गए हैं कि माँ का दिया गया प्यार भी याद नहीं आता। सोच सोच के उनका दिल भर आता। कंकाल मात्र शरीर, सिर पर सफ़ेद और बिखरे हुए बाल, झुकी हुई कमर और मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहने लगभग 70-75 वर्ष की बूढ़ी अम्मा अपने कमरे के दरवाजे की सीढ़ी नुमा चौखट पर कुछ उदास भाव से बैठी हुई थीं। लगातार रसोई घर की तरफ निहार रही थीं। छोटी बहू अपने पति और बच्चों के लिए खाना लेकर जा रही थी। उनके सामने पुरानी सी टेढ़ी मेढ़ी स्टील की थाली रखी थी और साथ में पानी पीने के लिए लोटा पड़ा था। बच्चे खाना खा रहे हैं, बहू मेरे लिए भी लेकर आती होगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, जाने क्या बनाया होगा। सोचते सोचते अम्मा की झपकी लग गई। लोटे में पानी डालने की आवाज़ आई तो अम्मा की झपकी टूटी। देखा छोटी बहू वही सूखी रोटी और उबली दाल थाली में डाल रही थी। कुछ स्वादिष्ट खाने की इच्छा से अम्मा के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कान आई थी, वापस उसी उदासी में तब्दील हो गई। फिर पूछ बैठी या शायद गलती ही कर बैठी, बहू बच्चों के लिए क्या बनाया है? बच्चे तो उबली दाल नहीं खाते, कुछ और भी बनाया हो तो मुझे भी दे दो। बच्चों के लिए भी यही बनाया है, जो मिलता है चुपचाप खा लिया करो। इस उम्र में उल्टी सीधी चीजें ही सोचती हैं आपको। छोटी बहू नाक चिढ़ाकर बोली। इतने में अंदर से पोते की आवाज़ आई, माँ पनीर की सब्जी थोड़ी और तो देना, बहुत स्वादिष्ट बनी है। सुनते ही बहू का चेहरा फीका पड़ गया, पर उससे इतना न बना कि थोड़ी सी सब्जी लाकर अम्मा को भी दे दे। अम्मा बड़े बुझे मन से एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में लोटा और छड़ी लेकर किसी तरह चलती हुई कमरे में रखी चारपाई पर आकर बैठ गईं। सूखी रोटी के कौर को किसी तरह निगलते हुए अपने अतीत की दुनिया में खो गईं। अम्मा यानी कि शारदा जी के पति नरेंद्र जी का बहुत अच्छा खेती बाड़ी का काम हुआ करता था। घर में रुपए पैसों की कोई कमी न थी। अम्मा याद करने लगी, जब बड़ा बेटा सिद्धार्थ पैदा हुआ था तो नरेंद्र जी ने पूरे कस्बे में लड्डू बंटवाए थे और दूसरे बेटे सागर के पैदा होने पर तो बहुत बढ़िया दावत का इंतजाम किया गया था। लेकिन जब बेटी प्रतीक्षा पैदा हुई तो किसी को कुछ खास खुशी नहीं हुई थी। सब लोग यही सोचते कि तीसरा भी बेटा होता तो अच्छा होता। आखिर बेटे जितने भी हों कम ही लगते हैं। बेटों को बड़ा होते देख नरेंद्र जी को उनके लिए कारोबार शुरू करने की सूझी। अपनी खेती बाड़ी ही बहुत बढ़िया चल रही थी तो कारोबार शुरू करने की क्या ज़रूरत है, कहते हुए शारदा जी ने ऐतराज़ जताया तो नरेंद्र जी कहने लगे, बच्चों के भविष्य के बारे में आज कुछ सोचेंगे तो कल कुछ बन पाएंगे। और फिर आजकल के बच्चे खेती बाड़ी में ज़्यादा रुचि नहीं रखते, कारोबार खुशी से संभालेंगे। देखते ही देखते उनका कारोबार खूब चलने लगा और अच्छी कमाई होने लगी। तीनों बच्चों को उन्होंने अच्छे स्कूल में पढ़ाया और उच्च शिक्षा के लिए शहर में भी भेजा। पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों बेटे पिता का साथ देने कारोबार में आ गए। बेटी की पढ़ाई पूरी होने पर समय रहते ही उसका विवाह एक संपन्न परिवार में कर दिया गया और उसके कुछ समय बाद नरेंद्र जी की दूर की रिश्तेदारी में ही एक लड़की से बड़े बेटे सिद्धार्थ का भी रिश्ता तय कर दिया गया। छोटा बेटा सागर अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से विवाह करना चाहता था तो कुछ ऐतराज के बाद उसे भी मंजूरी दे दी गई। दोनों ही बेटे बहुत आज्ञाकारी थे और बहुएं भी अपने सास ससुर को सर आंखों पर रखती थीं। भरा पूरा परिवार सुख से चल रहा था। शारदा जी और नरेंद्र जी अपनी जिंदगी से पूर्णतया संतुष्ट थे, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी खुशियों को अपनी ही नज़र लग जाती है। कुछ समय बाद ही कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। नरेंद्र जी को समझ नहीं आ रहा था कि गलती कहाँ पर हुई।
जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि दोनों बेटे ही उनसे छुपाकर कारोबार में से अपनी मर्जी का पैसा निकाल रहे थे। सोचा किसी को क्या पता लगेगा यदि थोड़ा पैसा निकाल भी लिया तो। यह जानकर कि अपने ही दोनों बेटे दोनों हाथों से कारोबार में सेंध लगा रहे थे, नरेंद्र जी को झटका सा लगा। बेटों द्वारा दी गई यह हरकत पिता के वसूलों पर नागवार गुजरी और हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई। शारदा जी इतने बड़े दुख को झेल न पाईं और सदमे में चली गईं। पिता के रहते तो परिवार में फिर भी कुछ सम्मान बरकरार था, लेकिन उनके जाने के बाद कुछ टकराव रहने लगे। कुछ वर्ष बीत गए और अब तो भाइयों के बीच का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि बेटों और बहुओं ने माँ के सामने बंटवारा करने का प्रस्ताव रख दिया। अम्मा बंटवारा करने के पक्ष में न थीं। बेटी प्रतीक्षा ने भी अपने भाइयों को समझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन भाइयों ने उसे स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि तुम इस मसले से दूर ही रहो तो अच्छा होगा। और फिर वही हुआ जो दोनों भाई चाहते थे। रिश्तेदारी के कुछ बड़े बूढ़ों की सलाह लेकर कारोबार और जमीन जायदाद का बंटवारा कर दिया गया। रहा मकान का सवाल तो उसमें भी एक दीवार डाल दी गई जिससे 2 हिस्से हो गए और साथ ही बहुओं की रसोइयां भी अलग अलग कर दी गईं। मकान के तो 2 टुकड़े हुए थे, लेकिन अम्मा के दिल के कितने टुकड़े हुए यह जान पाना भी मुश्किल था। दोनों भाइयों में संपत्ति का बंटवारा सहमति के साथ हो गया, लेकिन अम्मा ने बड़ी बहू के साथ रहना स्वीकार किया। बड़ी बहू को भी कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि तब तक अम्मा रसोई का सारा काम कर दिया करती थीं। बड़ी बहू अम्मा का पूरा सम्मान करती थी, लेकिन वक्त द्वारा दिए गए जख्मों के कारण अम्मा भी बीमार रहने लगी। 9 महीने कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, खुद की नींद हराम करके अपने बच्चों को चैन की नींद सुलाया, उनकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा किया। आज वही बच्चे अपनी माँ को अपने पास रखने के लिए भी तैयार नहीं थे। काफ़ी सोच विचार कर दोनों भाइयों ने एक फैसला ले लिया, जिससे उनकी समस्या का समाधान तो हो गया, लेकिन माँ की ममता तार तार हो गई। जिसने भी सुना अपनी हैरानी को रोक ना पाया। तय किया गया कि 1 महीने बड़े बेटे के पास रहेंगी और 1 महीना छोटा बेटा अपने घर में ले जाएगा, और अम्मा जिसके पास रहेंगी वही अम्मा की पेंशन का भी हकदार होगा। अम्मा का खर्चा और दवाई का खर्च भी इसी पेंशन में से किया जाएगा। 1 तारीख होने पर अम्मा को छोटे बहू बेटे के हिस्से में पहुंचा दिया गया। छोटी बहू ने एक स्टोर रूम खाली करवाकर अम्मा को रखने का इंतजाम कर दिया, जहां एक छोटी सी खाट, पुराना बिस्तर, एक थाली और एक लोटा देकर अम्मा को बिठा दिया गया। बेचारी बूढ़ी अम्मा अपनी उपेक्षा को मन में समेटकर थाली और लोटा लेकर कमरे के दरवाजे की चौखट पर बैठी रहती और इंतजार करती रहती कि कब खाना मिले और पेट की भूख को शांत कर सकें। बूढ़ी आंखें दरवाजे की तरफ, सामने किसी को आते देखा। अचानक अम्मा चहक उठी। देखा तो बेटी प्रतीक्षा अम्मा से मिलने आई थी। माँ की हालत देख कितनी बार कहा कि अम्मा चलो, तुम्हें अपने घर ले चलती हूँ, वहाँ तुम ठाठ से रहना, लेकिन अम्मा अपने वसूलों का वास्ता उसके साथ जाने से इनकार कर देती थी। एक दिन अपने कमरे की चौखट पर बैठे बैठे अम्मा अपना चश्मा उतार कर देखने लगी। सोचने लगी कितनी बार बड़े बेटे को कहा था चश्मा ठीक कर देने के लिए। बड़ी बहू तमतमाते हुए कहती कि छोटे बेटे के घर जाओगी तो वहाँ अपने चश्मे को सही कराना, तुम्हारी पेंशन के सारे पैसे दवाई पर लगा चुके हैं। आज छोटा बेटा सागर जब तैयार होकर कमरे से बाहर निकल रहा था तो अम्मा ने आवाज़ लगाई, बेटा मेरा चश्मा टूट गया है, कुछ नज़र नहीं आता, आज ऑफिस से आते वक्त इसे ठीक करा लाना। कांपती आवाज़ से अम्मा बोली, अरे अम्मा, कम से कम ऑफिस जाते वक्त तो मत टोका करो, इस उम्र में चश्मे की ज़रूरत ही क्या है, कोई कागजी काम तो करती ना हो तुम। बेचारी लाचार बेबस अम्मा अपनी आंखों में आंसुओं को छुपाने की कोशिश करते हुए वापस टूटा चश्मा पहनकर बैठ गई। आज छोटी बहू ने घर में किटी पार्टी रखी थी। घर में कुछ चहल पहल हो रही थी। खाने पीने का काफ़ी सामान लगाया जा रहा था। अम्मा देखकर सोच रही थीं, लगता है आज कोई मेहमान आने वाले हैं। खाने की बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलो आज तो स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा।
सोचकर अम्मा मन ही मन खुश हो रही थीं। लेकिन यह क्या, थोड़ी ही देर में छोटी बहू आई और अम्मा की थाली में खिचड़ी डालकर चलती बनी और अम्मा को बाहर न निकलने की सख्त हिदायत देकर गई। अम्मा मायूस होकर खिचड़ी खाने ही लगी कि देखा लोटे में पानी नहीं था। अरे छोटी बहू, लोटे में पानी तो डालते जाओ, प्यास लगी है। लेकिन इतने तक तो छोटी बहू वहाँ से जा चुकी थी। खाना खाने के बाद अम्मा धीरे धीरे लाठी की टेक से बाहर तक आईं और बोली, छोटी बहू पानी पीना है, बहुत प्यास लगी है। देखा तो बाहर छोटी बहू की सहेलियों की दावत चल रही थी और छोटी बहू उन्हें अपना सोने का हार दिखा रही थी जो उसे सागर ने लाकर दिया था। छोटी बहू अम्मा को देखते ही उबल पड़ी। बिना कुछ सोचे समझे अम्मा का हाथ पकड़कर लगभग घसीटते हुए उसे वापस कोठी में बिठा दिया। जब कहा था कि बाहर नहीं निकलना, तो फिर ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी कि थोड़ी देर प्यासी नहीं बैठ सकती थी क्या? अम्मा को डांट फटकार कर छोटी बहू वापस अपनी सहेलियों के पास जाकर हंसी ठिठोली करने लगी। कुछ दिन और बीते। बूढ़ी अम्मा खाना खाकर अभी अपनी चारपाई पर ही बैठी हुई थी कि देखा सामने से छोटा बेटा सागर अपने कमरे से निकल कर रहा था। पीछे पीछे छोटी बहू और पोते पोती भी बड़े बैग उठाकर जा रहे थे। लाठी टेकते हुए छोटे बेटे के पास आ पहुंची। सागर बेटा, छोटी बहू, तुम लोग कहीं जा रहे हो क्या? माँ, बच्चों की कॉलेज की छुट्टियां हैं तो हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने जा रहे हैं, छोटे बेटे ने बोला। तो अम्मा की जिज्ञासा तुरंत उदासी में तब्दील हो गई। फिर कुछ सोचकर बोली, छोटी बहू, मैं रोटी कैसे खाऊंगी? मुझे भूखे नहीं सोया जाता। अम्मा की बात सुनते ही छोटी बहू तपाक से बोली, अरे अम्मा, आज महीने की आखिरी तारीख है। कल से तुम्हें रखने की बारी बड़े भैया भाभी की है। हमने उन्हें कह दिया है, कल सुबह वह आकर तुम्हें ले जाएंगे और अगर रात को भूख लगे तो यह बिस्किट खा लेना। कहते हुए छोटी बहू ने उसके हाथ में बिस्किट का पैकेट थमा दिया और वह सब अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए चलते बने। अम्मा को यकीन नहीं हो पा रहा था कि बचपन में जिन बच्चों को माँ के आंचल की शीतल छाया में स्वर्ग का एहसास होता था, माँ के आंचल में सुकून मिलता था, माँ की लोरियाँ सुने बिना नींद नहीं आती थी, आज वही संतान अपनी सगी माँ की जिम्मेदारियों से कैसे दूर भाग रही हैं। बेचारी बूढ़ी अम्मा को जब भूख लगी तो 2 बिस्किट खाकर पानी पीकर सो गईं। अगले दिन का सूरज उगा तो अम्मा को थोड़ी आशा जागी। सुबह सुबह अम्मा अपना संदूक और बाकी सामान तैयार करके अपनी कोठी से बाहर निकलकर कुर्सी पर बैठ गईं कि बड़ी बहू अभी आती होगी मुझे लेने। लेकिन देखते ही देखते सुबह से शाम हो गई, लेकिन अम्मा की खैर खबर किसी ने ना पूछी। बेचारी अम्मा भूखी प्यासी अकेले ही तड़पती रहीं, लेकिन कोई लेने ना आया। भूख से बेहाल अम्मा ने बैठे बैठे कई बार सोचा कि उठकर खुद ही बड़े बेटे के घर चली जाऊं, 2 कदम की दूरी पर है। लेकिन फिर यही सोचकर बैठ जाती कि ऊंची नीची सीढ़ियां हैं, कहीं गलती से पैर फिसल गया तो चारपाई पकड़ने की नौबत आ जाएगी। आखिर थक हार कर अपनी किस्मत को कोसती हुई फिर वापस अपनी चारपाई पर जा पड़ी। जैसे ही आंख खुली देखा बड़ा बेटा सिद्धार्थ अम्मा के सामने खड़ा था। अम्मा, अम्मा, चलो तुम्हें ले चलता हूँ। सिद्धार्थ बेटा, आ गया, सुबह से तेरी राह देख रही थी, कहते हुए अम्मा सारे गिले भूलकर बड़े बेटे के साथ चल दी। बड़े बेटे के घर पहुंची तो देखा जिस कमरे में अम्मा रहा करती थी वहां से अम्मा का सामान उठा दिया गया था। अम्मा को पीछे के बरामदे में बने छोटे से कमरे में रहने के लिए जगह दे दी गई, लेकिन अम्मा ने वहां रहना भी चुप करके स्वीकार कर लिया कि कम से कम बड़ी बहू के यहाँ खाने को तो ढंग से मिलेगा। कल रात से भूखी अम्मा को जब खाना मिला तो खुशी के मारे अम्मा की आंखों में आंसू आ गए और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगी। वक्त की ही मार थी कि जो शारदा देवी अपने पति के जीते जी राज किया करती थीं, आज दाने दाने को मोहताज हो चुकी थीं। अगली सुबह उठकर अम्मा ने भगवान का नाम लेकर अपने दैनिक कार्य निपटा लिए और दरवाजे की चौखट पर बैठकर इंतजार करती रहीं कि बहू बच्चों में से कोई ना कोई तो उनके पास आएगा, उनका हालचाल पूछेगा और कुछ खाने को देगा। लेकिन अम्मा को निराशा ही हाथ लगी।
फिर एक ठंडी सांस लेकर वापस जाकर अपनी चारपाई पर लेट गईं। काफ़ी देर तक घर में खाना बनने की आवाज़ें आती रहीं और उसके बाद आवाज़ आनी भी बंद हो गई। चाय पीने को तो बेताब अम्मा इंतज़ार करके जब थक गईं तो सोचा खुद ही उठकर बहू से चाय लेकर आती हूँ। लाठी के टेक से चलकर जब अम्मा भोजन कक्ष में पहुंची तो देखा बेटा बहू अपने बच्चों के साथ बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। अम्मा को देखते ही वहां सन्नाटा सा छा गया। अगले ही पल बहू उबलते हुए बोली, बुढ़ापे में इतना चटोरापन कहाँ से लेकर आओगी अम्मा? अम्मा हैरानी से देखने लगीं। शायद बहू की बात का अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ था अम्मा को। अरे तुम्हारे बेटे को दफ्तर जाने की जल्दी थी और बच्चों की नौकरी का भी समय हो रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी सबको खिला रही थी। तुम्हें भी जल्दी ही चाय देने आती हूँ, जाकर अपने कमरे में बैठ जाओ। चिल्लाते हुए बड़ी बहू पैर पटकते हुए रसोई घर में चली गई। अम्मा मन महसूस कर वापस अपने कमरे में आकर चौखट पर बैठ गईं। सोचने लगी कि यही बड़ी बहू थी जो बच्चों के पैदा होने पर मिश्री घुले शब्दों से इतना लाड जताती थी कि सगी बेटी भी क्या दिखाएगी। एक तरफ तो अम्मा बच्चों और बहू की देखभाल करती थीं और दूसरी तरफ पूरा घर संभाल लिया करती थी। आज भी वही बहू है और वही अम्मा है। परिवर्तन आया है तो केवल परिस्थितियों में। अम्मा बूढ़ी हो गई तो दूध में गिरी मक्खी हो गई, जिसे सबने निकालकर फेंक दिया। कहते हुए अम्मा की आंखें भर आईं। अम्मा दिन भर इंतजार करती रहीं, लेकिन उनके कमरे में अपने आप कोई नहीं आता था। उम्र के इस पड़ाव पर अम्मा बिल्कुल अकेली हो गई थी। हाँ, कभी कभी बेटी आ जाती थी तो अम्मा का हाल चाल पूछकर चली जाती थी, क्योंकि उसे भी कोई चाय पानी तक नहीं पूछता था। और जहाँ इज्जत नहीं वहाँ तो भला कितनी देर तक रुक सकती थी। एक दिन अम्मा के कमरे की सफाई करवाते हुए बड़ी बहू की नज़र अचानक अम्मा के संदूक पर गई, जिस पर हमेशा ताला लगा रहता था। बड़ी बहू को थोड़ा संदेह हुआ कि अम्मा ने अपनी बेटे के लिए संदूक में कुछ ना कुछ गहने या पैसे छुपा कर रखे होंगे, जो अम्मा अपने संदूक के पास किसी को फटकने भी नहीं देती। जिस भी घर में रहे अपना संदूक साथ लेकर जाती है। क्यों अम्मा, सारी जायदाद का तो बंटवारा कर दिया है, इस संदूक में जो खजाना है उसे क्या ऊपर लेकर जाओगी अपने साथ? बड़ी बहू ने चतुराई से बात करते हुए अम्मा के संदूक का राज जानना चाहा तो अम्मा ठिठक गईं। नहीं बहू, इसमें तो कुछ भी नहीं है, इसे हाथ मत लगाना। कहते हुए अम्मा संदूक के पास आकर बैठ गईं। अम्मा के इस तरह से बात करते ही बड़ी बहू का शक और गहरा हो गया। जरूर इसमें कोई ना कोई कीमती चीज छुपा कर रखी है अम्मा ने, जो हमें दिखाना नहीं चाहती। मन ही मन बड़बड़ाते हुए बड़ी बहू अम्मा के कमरे से बाहर आ गई, लेकिन संदूक खुलवाने के इरादे से बड़ी बहू ने अपने पति से कहकर अपने देवर देवरानी और अपनी नंद प्रतीक्षा को भी बुलावा भेज दिया। शाम तक सभी इकट्ठे हो गए और अम्मा के कमरे में पहुंच गए। अम्मा जी यह सब देखकर हैरान थी कि आज तक उसके कमरे में किसी ने कदम नहीं रखा था। आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि सभी इकट्ठे होकर उसके पास आ खड़े हुए। अभी वह इतनी भी बीमार नहीं हुई थी कि प्राण त्यागने वाली हूँ। अभी अम्मा हैरानी से सोच विचार कर ही रही थी कि बड़े बेटे ने अम्मा की विचार श्रृंखला को भंग करते हुए कहा, अम्मा आज तुम्हारा संदूक खोलना है, हम भी तो जाने आखिर इसमें क्या है। संदूक का नाम सुनकर अम्मा कुछ हैरान सी हो गईं और शक पकाते हुए बोली, नहीं, इसे खोलने नहीं दूंगी मैं। तुम नहीं देख सकते कि इसमें क्या है? जरा खोलकर दिखाओ तो अम्मा। यह सब लोग कह रहे हैं कि तुमने मेरे लिए इसमें गहने और पैसे छुपा कर रखे हैं। साबित कर दो कि यह सब झूठ बोल रहे हैं। कहते कहते बेटी प्रतीक्षा फूट फूट कर रो पड़ी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर अम्मा ने और जिद नहीं की, अपनी चारपाई से उठकर संदूक का ताला खोलने लगीं। देखना चाहते हो मेरे संदूक में क्या है? तो देखो। कहते हुए अम्मा ने संदूक का ढक्कन जैसे ही उठाया तो चारों बहू बेटे अचंभित रह गए। उनकी ऐसी दशा हो गई मानो सांप सूंघ गया हो। रोटियां? अम्मा, तुमने यह रोटियां संदूक में रखी हैं? बड़ा बेटा आश्चर्यचकित होकर बोला, हाँ बेटा, इसलिए संदूक मुझे जान से भी प्यारा है। कहते हुए अम्मा का गला रुंध गया। लेकिन माँ,
यह तो केवल सूखी रोटियां हैं। तुमने इन्हें खजाने की तरह संदूक में क्यों छुपा कर रखा हुआ है? बेटी, हर सप्ताह रविवार के दिन यह सब लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और उस दिन घर में रोटी नहीं बनती। उस दिन के लिए ही मैं इन रोटियों को बचा कर रखती हूँ। कहते कहते अम्मा की आवाज़ भरी और आंखें आंसुओं से सराबोर हो गईं। अपनी माँ की यह हालत देखकर बेटी भवचक्की सी रह गई। फिर अपने दुख और पीड़ा पर नियंत्रण करते हुए उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और फिर एक रोटी को हाथ में लेते हुए माँ से पूछने लगी, लेकिन माँ, यह रोटियां तो सूखी हैं, तुम इन्हें कैसे खा पाती हो? बेटी, यह मजबूरी सब कुछ करा देती है। जब पेट भूखा होता है तो तरीका भी अपने आप निकल आता है। मैं इन रोटियों को कुछ देर के लिए पानी में भिगोकर रख देती हूँ। जब यह थोड़ी नरम हो जाती हैं तो चबाने लायक हो जाती हैं। खाकर पेट जैसे तैसे भर लेती हूँ। अपनी माँ की बेबसी और लाचारी देखकर प्रतीक्षा उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। पास में खड़े बेटे और बहू यह दृश्य देखकर जमीन में गड़े जा रहे थे। सिद्धार्थ और सागर दोनों बेटे अम्मा की हालत देखकर अम्मा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे तो दोनों बहुओं ने भी अपनी गलती का एहसास हुआ। अब दोनों बेटों ने यह तय किया कि अम्मा जिस घर में रहना चाहे वह रहेगी। अब अम्मा उनके साथ उनके बीच रहेगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।